जैसे कि लास्ट लेक्चर जो हमारी फाइटो हार्मोन की सीरीज चल रही थी उसमें हमने लास्ट टाइम में ऑक्सिन पढ़ा था। आज जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन जो सेकेंड डिस्कवर्ड हार्मोन है उस पर आज डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स, ये लगभग 2 लेक्चर का है टॉपिक, तो कुछ पार्ट आज और कुछ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिब्रेलिन, फर्स्टली जिब्रेलिक एसिड बेसिकली एक टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पीन कंपाउंड होता है जो प्लांट खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और इसका अगर बात करें तो इसकी डायरेक्ट रिलेशन स्टेम ग्रोथ या स्टेम इलोंगेशन से है, ठीक है। जब कभी जिब्रेलिन की बात होती है दैट मीन्स कि वो स्टेम इलोंगेशन से रिलेटेड है या एसोसिएटेड विद स्टेम ग्रोथ, ठीक है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हुआ क्या था कि कुरोसावा एक जापानीज साइंटिस्ट थे 1912 में। ये अपनी राइस की फील्ड पर रिसर्च कर रहे थे। आपको मालूम है कि राइस की फील्ड बेसिकली उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है राइस की क्रॉप को। तो हुआ क्या था कि उन्होंने जब वो अपने फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी सीडलिंग्स हैं जो कि एक्स्ट्रा टॉल हो रही थी। और उनकी वो एक्स्ट्रा टॉल जब उन्होंने उन पर्टिकुलर सीडलिंग्स को सॉर्ट आउट किया तो उन्होंने देखा कि वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड थी। और वो डिजीज कौन सी कहलाती थी? बैकेने डिजीज। इसमें होता क्या है कि जो प्लांट का स्टेम होता है वो एक्स्ट्रा एलोंगेट हो जाता है या एक्स्ट्रा टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से राइस का जो वो सीडलिंग था वो गिर जाता था जहाँ पर उस क्रॉप एरिया में। अब चूंकि गिर गया है और पानी है तो जाहिर सी बात है कि वो उतने अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाएगा या जो चीज़ें उसे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से वो प्लांट डेड हो जाता है, प्लांट की डेथ हो जाती थी, ठीक है। इसी को बैकेनी डिजीज कहते हैं, बैकेनी डिजीज ऑफ राइस और फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, ठीक है। ये वाला जो डिजीज थी जब बाद में और इन्होंने डिस्कवरी करी, उसी पर रिसर्च करते गए तो इन्होंने ये देखा कि ये जो बेसिकली ये वाली डिजीज थी उसका जो पैथोजन था वो एक तरीका फंगस था, ठीक है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरी, ठीक है। उसी को नाम दिया इन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकोरी। लेकिन अगर इसकी बात करें कि ये पर्टिकुलर फंगस है कौन सी कैटेगरी का, तो आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ये पढ़ा था कि जो ग्रुप होता है फंजाई इम्परफेक्टी जिसमें आता है फ्यूजेरियम, ठीक है। वो ही जो जिब्रेला फ्यूजिकोरी है ये भी उसी का मेंबर है, या ये भी कह सकते हैं कि जो फ्यूजेरियम होता है उसी की कोई एक स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज है, जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोरी कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये फंगस था। यहाँ पर इनकी रिसर्च तो एक तरह से स्टॉप हो गई, बट कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में उसी पर्टिकुलर रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए 1938 में याबुता एंड सुमुकी थे जिन्होंने वो ही जो इस बैकेने डिजीज से अफेक्टेड राइस की जो सीडलिंग्स थी उनको अलग किया, आइसोलेट किया। और आइसोलेट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसा ये जो फंगस था ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा टॉलनेस थी उस पर्टिकुलर सीडलिंग की, वो उसी केमिकल कंपाउंड की वजह से थी। फिर उसी केमिकल कंपाउंड को जब इन्होंने और एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट किया तो पता लगा ये डाइटर्पीन टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है जिसे जिब्रेलिन कहते हैं, ठीक है। जैसे बाद में इन्हीं दोनों को इसका श्रेय जाता है कि इनकी नेमिंग भी याबुता एंड सुमुकी ने ही इसका नाम जिब्रेलिन रखा ऑन द बेसिस ऑफ फंगस नेम, ठीक है। अब तक की अगर देखा जाए करंट की सिचुएशन तो अब तक 84 मोर देन 60, ठीक है, 60 प्लस में कुछ जिब्रेलिक एसिड ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 25 अब तक की फंजाई में मिले हैं, 73 के अप्रॉक्स हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स दैट मीन्स कि वो जिम्नो में भी कुछ हद तक, और बल्कि इसमें एंजियोस्पर्म ज़्यादा कंसीडर किए गए। फिर देखा गया कि इनमें से ही फंजाई में जो जिब्रेलिक एसिड मिले, जो हायर प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड मिले, उन दोनों में से 14 ऐसे जिब्रेलिक एसिड थे या वो कंपाउंड्स थे जो कि दोनों में सिमिलर थे या कॉमन थे, ठीक है। अब अगर बात करें कि इतने सारे जिब्रेलिक एसिड तो हैं, जो मोस्ट कॉमन आप पढ़ोगे या फिर डाइकॉट या मोनोकॉट में जो पाया जाता है, जो फॉर्म पाई जाती है जिब्रेलिन की वो है GA1, ठीक है। ये बेसिकली मोनोकॉट्स में है GA1 या जिब्रेलिक एसिड, और GA4 जो है वो डाइकॉट्स के लिए है।
कुछ प्लांट्स में GA3 का केस, जो बायो एक्टिव जिब्रालिक होता है, जिब्रालिन है, वो GA3 है, ठीक है, इन सम केसेस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले ही भी बता दिया है कि ये टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिन होता है। डाइटर्पिन क्या, बेसिकली टर्पिनॉइड कंपाउंड से बना रहता है, या ये कहें कि टर्पिनॉइड पाथवे को फॉलो करते हुए ही इस कंपाउंड की सिंथेसिस होती है। टर्पिनॉइड पाथवे क्या होता है ये भी समझ लो पहले। तो कि इसके स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो ये फोर रिंग्स कंटेनिंग कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये ABCD 4 रिंग्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये बनता किससे है, 5 कार्बन कंपाउंड एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। ये चीज़ बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। मेरे से बेहतर केमिस्ट्री आप सभी की है, पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। ये 5 कार्बन कंपाउंड है जिससे कि ये डाइटर्पिन बनता है, ठीक है। 5, अगर इसी की बात करें, 4 ये 5 कार्बन कंपाउंड है और 4 इसमें रिंग्स हैं, तो अपने आप से ही कर लो, कैलकुलेट हो गए ना 20 कार्बन। तो बेसिकली 20 कार्बन टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड, डाइटर्पिन कंपाउंड। और इनकी ये रिंग मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, या रिंग का जो रिंग को नाम दिया गया है वो जिब्रेल रिंग दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जिब्रालिक एसिड, या जिस फंगस से ये रिलीज हो रहा था, सिक्रेट हो रहा था, उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। इसके अलावा नेचुरली आकरिंग कुछ और भी एंटी जिब्रालिक कंपाउंड्स प्लांट्स में देखे गए, जिसमें से कुछ कॉमन नेम है जैसे कि AMO 1618। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऑक्सिन का था। ऑक्सिन के नेचुरली और सिंथेटिक दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाला तो एक कॉमन है, ये इतना नहीं पूछा जाता जितना ये इसकी रिंग और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। दूसरा है B995 एंड द थर्ड वन इज फॉस्फोन D। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटी जिब्रालिक है। बेसिकली ये काम क्या करते हैं, ये जिब्रालिन के ही इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये तो कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी साइट क्या है, मतलब कि ये प्लांट में किस पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन हमेशा शूट एपिकल मेरिस्टम पे बन रहा था, ठीक है, और उसके बाद उसका पोलर ट्रांसपोर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, जिब्रालिन के केस में जितने भी डेवलपिंग रीजन होते हैं और मोस्ट कॉमन साइट अगर कहें तो डेवलपिंग सीड्स हो सकते हैं, यानी कि सीड जर्मिनेशन के दौरान एल्यूरॉन लेयर जो होती है वो, या फिर इंटरनोडल रीजन हो सकते हैं, या मेन कहा जाए तो स्टेम, ठीक है, क्योंकि स्टेम की ग्रोथ को ही प्रमोट या टॉलनेस को प्रमोट करते हैं ना, तो इसलिए स्टेम इसका मेन साइट ऑफ सिंथेसिस है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट एकदम नॉर्मल होता है, जैसे कि प्लांट्स में जितने भी बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट है या और भी प्रोटीन मतलब कि शुगर्स हैं, ठीक है, जितना भी फोटोसिंथेटिक कंपाउंड्स जो बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस की या एसिमिलेशन के बाद, ठीक है, तो उनकी जैसे लोडिंग होती है, लोडिंग अनलोडिंग सेम काइंड ऑफ, वैसे ही जिब्रालिक एसिड भी ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि थ्रू द फ्लोएम बंडल, ठीक है, फ्लोएम के थ्रू होता है, या फिर अगर जाइलम के थ्रू कभी हुआ तो वो लेटरल ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है, लेटरल ट्रांसपोर्ट। तो ये तो हो गई साइट एंड ट्रांसपोर्ट की बात। नाउ मूव ऑन बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रालिन। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो जिब्रालिक एसिड है वो उसकी जो सिंथेसिस होती है वो टर्पिनॉइड पाथवे के थ्रू होती है। अब जो रिसेंट रिसर्चर्स करी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा भी पाथवे देखा गया जो कि टर्पिनॉइड इंडिपेंडेंट था, बट अभी तक के यही माना जाता है सबसे जो कॉमनली फाउंड है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, वो दिस इज द मेवालोनिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे आपने C2 साइकिल जब पढ़ा था तो वो जैसे 3 ऑर्गेनेल्स को कवर करता था कि वो उसके स्टेप्स 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में हो रहे थे। सेम काइंड ऑफ जो इस जिब्रालिन होता है उसकी भी सिंथेसिस 3 अलग अलग ऑर्गेनेल्स में, सेल के ऑर्गेनेल्स में होती है। उसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, प्लास्टिड है, प्लास्टिड और ER की मेम्ब्रेन है, और थर्ड जो स्टेप होता है वो साइटोसॉल है, ठीक है। अब एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड यानी कि जो मेवालोनिक एसिड पाथवे का जो से जो मिलता है, ठीक है, वो पहला कंपाउंड है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, GGPP कहते हैं इसे,
ठीक है, ये बेसिकली 20 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, और ये हो कहाँ रहा है, प्लास्टिड में हो रहा है। दैट मीन्स प्लास्टिड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये रूट में भी इसकी सिंथेसिस हो रही होगी। अगर क्लोरोप्लास्ट की केवल बात करते तो ये होता कि जो एरियल शूट वाले पार्ट्स हैं बस केवल उसी में हो रहा है। नाउ फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका साइक्लाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि ये जो 20 कार्बन कंपाउंड अभी एक लाइनियर स्ट्रक्चर था वो अब साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और बनाता है एंटकोरिन। ठीक, ये एंटकोरिन अब पहुंचता कहाँ पे, प्लास्टिड की मेम्ब्रेन के साथ में ईआर के पास पहुंचता है। वहां पे एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज, या ये कहें कि कोरिन ऑक्सीडेज या कोरिन एसिड ऑक्सीडेज, ये जो KO और KAO लिखा हुआ है ये, यहाँ पे कौन सा स्टेप होता है, ऑक्सीडेशन स्टेप, यानी कि साइकिल की जो रिंग है वो तो बन गई, ठीक है, साइक्लाइजेशन तो हो गया। उसके बाद में ये आता है पूरी तरह से मैच्योर फॉर्म नहीं है जिब्रेलिक एसिड की, Ga12 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है, ठीक है। इस एल्डिहाइडिक फॉर्म के बाद जो थर्ड स्टेप है एंड द लास्ट स्टेप वो साइटोसॉल में होता है। वहां पे क्या होता है कि ये जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद जितनी भी डिफरेंट टाइप की उस पर्टिकुलर प्लांट में जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस होनी है वो डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती है। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं यहीं पर ये जो लास्ट स्टेप है यहीं पे Ga1 Ga4 Ga3 वटेवर जितनी भी मतलब वो 60 प्लस की जो भी रेंज है उनमें से कोई भी जिब्रेलिक एसिड साइटोसॉल में फॉर्म हो सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना। थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम फिजियोलॉजिकल रोल और इसका कैसे मोड ऑफ एक्शन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।